वाराणसी में गुरुवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 4 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन से 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। आज कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,666 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,633 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 20 है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में असंबद्ध सेंट्रल हिंदू स्कूल में 28 मई को लॉटरी सिस्टम से कक्षा 9 की प्रवेश प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से होनी है। पूर्व से ही इस प्रणाली का विरोध करते आ रहे छात्रों और अभिभावकों ने एक बार फिर विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्र इस समय बीएचयू सेंट्रल ऑफिस पर धरना दे रहे हैं। इस संबंध में विधि संकाय के छात्र संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वो सीएचएस के पूरा छात्र हैं। आज वो सभी यहाँ सीएचएस के लॉटरी सिस्टम को बंद कराने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन हमें विवशतावश धरना देना पड़ रहा है। संतोष ने बताया कि बीएचयू से ही संबद्ध सेंट्रल हिंदू स्कूल का इतिहास भी गौरवशाली रहा है। यूनिसेफ इंडिया की टीम ने गुरुवार को महिला जिला चिकित्सालय में निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने एसएनयूसी का गहनता से निरीक्षण किया और मेंटल हेल्थ डेथ और नवजात शिशु हेल्थ डेथ पर मेडिकल स्टाफ से जानकारी ली। इस संबंध में जिला महिला अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर ए श्रीवास्तव ने बताया कि यूनिसेफ ने अपने ओरिएंटल प्रोग्राम के तहत यहां बराबर निरीक्षण करने आते रहते हैं। इसी क्रम में आज एक टीम एसएनयू की निरीक्षण करने पहुंची है। वही एसआई ने बताया कि हमारे अस्पताल में सुविधाएं सभी हैं, पर मेडिकल स्टाफ की कमी है, जिसके बारे में शासन को लिखा जा चुका है। यूनिसेफ की टीम है ये लेबर रूम के लिए और एसएनसीयू जो हमारा है उसकी निरीक्षण में आए हुए हैं लोग। तो एक तरह से ये ओरिएंटेशन इनका प्रोग्राम है, ये ओरिएंटेशन का कार्यक्रम है, जिससे जो मैटरनल हेल्थ है, मैटरनल डेथ है, शिशु की हेल्थ और शिशु के डेथ के उनको और अच्छे वो करने के लिए, मैटरनल हेल्थ और शिशु हेल्थ को बढ़ाने के लिए और डेथ को कैसे कम किया जाए, मैटरनल डेथ और शिशु जो है नवजात शिशु की मृत्यु दर कैसे कम की जाए, उसी के लिए वो लोग आए हैं। कोर्ट ने यासीन मलिक को अंतिम सांस तक जेल में रहने का फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद से लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं वाराणसी जिला मुख्यालय पर प्रणाम वंदे मातरम समिति ने पाकिस्तान के झंडे का पोस्टर फूंका और यासीन मलिक को फांसी की मांग की है। पुतला फूंक रहे लोगों ने कहा कि सरकार ने मरहम तो लगाया, पर बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए यासीन मलिक को फांसी दी जाए। झंडा फूंक रही प्रणाम वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल ने बताया कि आज हम सभी ने जिला मुख्यालय पर यासीन मलिक की फांसी की मांग की है। इसके अलावा हम लोगों ने पाकिस्तान का झंडा फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया है। जिला मुख्यालय पर यासीन मलिक के लिए फांसी की मांग की है और पाकिस्तान का पुतला फूंक करके विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि पाकिस्तान यासीन मलिक और अन्य आतंकवादियों के पक्ष में हमेशा खड़ा रहता है। पूरी दुनिया में आतंकवाद का अगर कहीं कोई जड़ है तो पाकिस्तान है। हम उसका विरोध करते हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि उन्होंने इस दर्द पर मरहम तो ज़रूर लगा दिया है, लेकिन इस बीमारी से पूरी तरह से निजात तभी मिलेगी जब यासीन मलिक जैसे लोगों को फांसी की सजा होगी। वाराणसी से गल्फ देशों के हाइपर मार्केट के लिए 1.2 मिलियन टन भिंडी, कुंदरू और लीची का पहला खेप आज गुरुवार को लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से भेजा गया। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर इसे गल्फ देशों के लिए रवाना किया। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि गल्फ देशों में यहां से निर्यात किए जा रहे सब्जियों और फलों से वाराणसी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के जनपदों के किसानों की आमदनी दुगनी करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। पूर्वांचल की सब्जियां और फल अब विदेशों के माल में बिकेंगे। इसके बाद एपीडा ने लुलू ग्रुप के साथ वाराणसी के एफपीओज को जोड़ा है। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को बजट पेश किया है। यूपी सरकार के 2022-23 के बजट में वाराणसी के हिस्से कई शानदार योजनाएं आई हैं। सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट पर सुबह से ही बनारस के व्यापारियों की नज़र बनी हुई थी। बजट पेश होने के बाद व्यापारियों ने इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया भी दी है। बनारस के व्यापारियों का कहना है कि इस बार बजट में व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं है। व्यापारी वर्ग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से उम्मीद लगाए हुए था। वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि इतना बड़ा बजट प्रदेश के लिए पहले कभी पेश हुआ ही नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मुझे लगता है कि इतना बड़ा बजट कभी भी पेश नहीं हुआ हो। और इन्होंने बजट के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश को ध्यान रखने की कोशिश की है। चाहे वो बुंदेलखंड रहे, चाहे प्रयागराज हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे राजमार्ग हो, नमामि गंगे हो, दर्शन करने की सुगमता, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए
हर तरह का इन्होंने बजट में ध्यान दिया। और काशी में तो इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए भी पास कर दिया, राजमार्ग के लिए भी पैसा पास किया, नमामि गंगे के लिए किया, और गंगा जी में दर्शन बाबा विश्वनाथ का करने के लिए रोड के लिए भी इन्होंने किया, और राजघाट पुल के लिए भी किया, और कई जगह मेट्रो के लिए पैसा दिया, सेमी मेट्रो के लिए गोरखपुर में पैसा दिया, आवास के लिए दिया, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा दिया, और विकलांग पेंशन को बढ़ा दिया। मतलब आप ऐसा समझिए कि किसी भी क्षेत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं छोड़ा है, पर व्यापारियों के ऊपर इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो हम लोग ये चाहते हैं कि व्यापारियों के लिए भी आपके तरफ से कुछ होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इन सब सारी चीज़ों के करने से व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो व्यापारियों को ऐसे भी कमाई बढ़ जाएगी। तो जिस तरह से इन्होंने बजट को पेश किया है, सब तरफ से व्यापार, पर्यटक के लिए इन्होंने जो सब जगह दिया है, इससे भी लाभ मिलेगा। तो व्यापारियों को डायरेक्ट लाभ नहीं, इनडायरेक्ट उन्होंने सब तरह का लाभ देने की कोशिश की है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजूखाने में मिले शिवलिंग में कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में 63 सेंटीमीटर का छेद होना बताया था और लगातार उसे अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने फव्वारा बताया था। उस पर वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये शिवलिंग वर्षों से मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और उन्होंने उससे छेड़छाड़ की है। गुरुवार को जिला जज के न्यायालय में ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी सर्वे के मुकदमे की पोष्यता पर सुनवाई हुई। इसके पहले वाराणसी न्यायालय पहुंचे वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जो शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में मुकदमे की पोष्यता पर आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 30 मई सोमवार की अगली तारीख दी है। वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने बताया कि आज मुस्लिम पक्ष का आर्गुमेंट शुरू हुआ और वो अभी पूरा नहीं हुआ है। ये आर्गुमेंट 30 मई को भी जारी रहेगा। मुस्लिम पक्ष की ओर से इस बात को जोरदार तरीके से उठाया गया कि शिवलिंग को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। गुरुवार दोपहर 2 बजे से जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी वाद की पोष्यता पर सुनवाई शुरू हुई थी। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी वाद की मेंटेबिलिटी पर बहस हुई। बहस दोपहर 2 बजे से हुई, जो अभी तक सबसे अधिक समय लगभग 2 घंटे चली। 4 बजे के बाद कोर्ट ने इसमें 30 मई की तारीख दी है। इसके बाद कोर्ट रूम से बाहर आए वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जिस जिरह को मुस्लिम पक्ष एक दिन में खत्म कर सकता था, उसके लिए दूसरी तारीख कोर्ट को देनी पड़ी। उन्होंने बताया कि आज सिर्फ मुस्लिम पक्ष ने अपने आर्गुमेंट पेश किए हैं। हमें जब मौका मिलेगा तो हम अपना पक्ष रखेंगे। वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की बहस सुनी है। मुस्लिम पक्ष का 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का आर्गुमेंट चला है। हमारी प्लांट के 12 पैरा उन्होंने पढ़ा है। कोर्ट के सामने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्लांट के अलावा कुछ नहीं देखा जा सकता। हम भी यही मानते हैं कि प्लांट के अलावा कुछ और नहीं देखना चाहिए। हमारा सवाल आपसे ये है कि आपने शिवलिंग को लेकर नई जानकारी दी। शिवलिंग को लेकर मैंने जो जानकारी दी है अभी कोर्ट के समक्ष नहीं रखी है। वो जब कमीशन की रिपोर्ट डिस्कस की जाएगी तब हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अभी कोर्ट के सामने से मेंटेनेबिलिटी का इशू है जिस पर मुस्लिम पक्ष ने बहस की है और हम आपको प्रत्युत्तर देंगे जब हमें टर्न मिलेगा। एक बार वो बता दीजिए क्या जानकारी है वो शिवलिंग को तोड़ा गया आपने? बिल्कुल, हमारा ये कहना है कि शिवलिंग को उसको छेद किया गया है, 63 सेंटीमीटर का छेद, और एक चक्री है जो उनके स्टोर रूम में मौजूद है, जो उन्होंने वहाँ से हटाने बढ़ाने की कोशिश की थी। सीआरपीएफ के कंट्रोल में प्रॉपर्टी उन्होंने उसको रोक दिया है और वो वीडियोग्राफ भी है। जब कोर्ट के सामने कार्रवाई होगी तब उसको दिखाएंगे। स्टोर रूम में वो मौजूद है उसके? बिल्कुल जी, जो उसके चक्री है जिसको फुवारा कहते हैं वो आज भी स्टोर रूम में मौजूद है। और जब कमीशन की कार्रवाई होगी, कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कस किया जाएगा तब हम बताएंगे। उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट आज प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। इस बजट में प्रधानमंत्री की नगरी काशी के लिए कई सारे प्रस्तावों पर बजट पास हुए, जिसमें सबसे बड़ा वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का है, जिसकी जमीन खरीदने के लिए 95 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन और गंगा दर्शन की सुगमता के लिए राजमार्ग बनाने का भी ऐलान किया गया है, जिसके लिए 500 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को सदन में योगी सरकार 2.0 का बजट पेश किया है। इस बजट में वाराणसी में एक नए राजमार्ग का बजट प्रस्तावित किया गया है।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर। उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट आज प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। इस बजट में प्रधानमंत्री की नगरी काशी के लिए कई सारे प्रस्तावों पर बजट पास हुए, जिसमें सबसे बड़ा वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का है, जिसकी जमीन खरीदने के लिए 95 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन और गंगा दर्शन की सुगमता के लिए राजमार्ग बनाने का भी ऐलान किया गया है, जिसके लिए 500 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को सदन में योगी सरकार 2.0 का बजट पेश किया है। इस बजट में वाराणसी में एक नए राजमार्ग का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए बजट में 500 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की जमीन की खरीद के लिए 95 करोड़ का बजट पास हुआ है।